बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइडिंग चैनल में सीरीज 7 की पार्ट 3 की वीडियो, जिसमें हमने जनरल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले आते हैं इसमें हमारे पास वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्यों होती है? अगर अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक यानी कि स्टमक हो गया या स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू का पोर्शन डोडेनम वगैरह हो गया या इसोफेगस, यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्सेसिव इरिटेशन हो या ओवर डिस्टेंशन हो यानी बहुत ज्यादा खुल रहे हो या कोई ओवर एक्साइटेबिलिटी हो जाए, इनको बहुत ज्यादा एक्साइट किया जाए, तो ये सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन की तरफ। किन नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स भेजेंगे? वेगल और सिंपैथेटिक एफरेट नर्व फाइबर के थ्रू ये सिग्नल्स भेजते हैं। ब्रेन स्टेम के मुख्तलिफ न्यूक्लियाई में ये सिग्नल्स भेजेंगे और खास तौर पे एक रीजन है जिसको हम कहते हैं एरिया प्रोस्टीमा, यहाँ पे खास तौर पे सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, ये सारे न्यूक्लियाई यानी एरिया प्रोस्टीमा के और बाकी जो ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई हैं, ये मिलकर बनाते हैं हमारे पास वॉमिटिंग सेंटर। डन होगी बात। जब वॉमिटिंग सेंटर तक सिग्नल्स आएंगे कि भाईजान ये हमारे पास हमें इरिटेशन हो रही है या हमारी बहुत डिस्टेंशन हो रही है, जब वॉमिटिंग सेंटर तक सिग्नल्स आएंगे तो वॉमिटिंग सेंटर फिर वापस पैगाम भेजेगा कि ठीक है तुम लोग वॉमिट कॉज करवा दो। डन होगी बात। ये वापस पैगाम किसके थ्रू भेजता है? यानी मोटर जो मोटर नर्व्स है वो यहाँ पे कौन कौन सी होंगी? 5th 7th 9th 10th 12th क्रेनियल नर्व्स। डन होगी बात। तो मैसेज गट से मैसेज गया वॉमिटिंग सेंटर तक वेगल और सिंपैथेटिक एफरेंट नर्व्स के थ्रू। वॉमिटिंग सेंटर ने वापस पैगाम भेज दिया इन क्रेनियल नर्व्स के थ्रू कि ठीक है वॉमिटिंग कॉज करवा दो। डन की बात। अच्छा, अभी जो गट है इसके अंदर हो सकता है कोई ड्रग ऐसा लिया हो कि उसकी इरिटेशन हो जिसने वॉमिटिंग कॉज करवाई है, या एक और कॉज भी है और वो है एंटी पेरिस्टालसिस। तो वो कह रहे हैं एंटी पेरिस्टालसिस द प्रील्यूड टू वॉमिटिंग, वॉमिटिंग से पहले होने वाली चीज है। ये कभी नहीं कहना आपने कि वॉमिटिंग एंटी पेरिस्टालसिस के प्रोसेस से होती है। अगर पूछे वॉमिटिंग किस तरह से हो रही है तो वो एंटी पेरिस्टालसिस नहीं है। बंदे के दिमाग में ये कहता है कि यार अगर पेरिस्टालसिस फूड को नीचे लेके जा रहा है, एंटी पेरिस्टालसिस वापस ऊपर चला जाता होगा, ऐसी बात नहीं है। देखो एंटी पेरिस्टालसिस का क्या रोल है ये समझना जरा आपने। एंटी पेरिस्टालसिस मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि ये इतना आगे के जो इलियम है ना यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिर, वहां से भी कई दफा एंटी पेरिस्टालसिस स्टार्ट होता है और फूड को ऊपर भेजना शुरू कर देता है। ऊपर से मुराद है स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पोर्शंस में या स्टमक वाले पोर्शन में। ठीक है, तो अब अगर फूड को इलियम से हमने भेज दिया डोडेनम तक, तो क्या होगा? डोडेनम डिस्टेंड करेगा या नहीं करेगा? डोडेनम ने अपना खाना तो था ही था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले पोर्शन ने भी खाना यहां तक भेज दिया, तो ये डोडेनम के अंदर इरिटेशन कॉज करेगा, इसकी डिस्टेंशन कॉज करेगा और डोडेनम मैसेज भेज देगा वॉमिटिंग सेंटर को कि भाई वॉमिटिंग करवाने की जरूरत है। समझ में आई बात? तो एंटी पेरिस्टालसिस सिर्फ इनिशियल पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में फूड भेज के उनसे कहता है कि यार तुम लोग ना जरा आगे वॉमिटिंग सेंटर को पैगाम भेजोगे, वॉमिटिंग करवाने की जरूरत है, और फिर वॉमिटिंग होती है। अच्छा, वॉमिटिंग का जो सिस्टम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉमिटिंग एक्ट बेसिकली होता किस तरह से है। यानी कि जब वॉमिटिंग सेंटर मैसेज भेजता है कि चलो ठीक है वॉमिटिंग करवा दो, तो किस तरह से वॉमिटिंग होगी उसमें कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1 डीप ब्रेथ होती है। नंबर 2 हायोइड बोन रेज करने से हम लैरिंक्स को साइड पे करते हैं और अपर इसोफेगल एंड को थोड़ा सा खुला कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली बात ये है जिस तरह से आपकी स्वॉलोइंग होती है ना, वही वाले सारे स्टेप्स यहाँ पे भी हो रहे होंगे। स्वॉलोइंग में भी हमने क्या करना था, लैरिंक्स को हम क्लोज करते हैं, तो यहाँ भी हम लैरिंक्स को, ये देखिएगा स्वॉलोइंग में हम क्या करते थे, इस पीछे एपिग्लॉटिस को हम कहते थे कि ये नीचे आ जाए और लैरिंक्स थोड़ा साइड पे जाता ताकि इसोफेगस में रास्ता बन जाए। तो अभी भी हमने इसोफेगस में रास्ता बनाना है, पहली बात। दूसरा, स्वॉलोइंग में हम इस सॉफ्ट पैलेट को बंद कर देते ताकि खाना नाक में ना चला जाए। अभी भी हम सॉफ्ट पैलेट को बंद करेंगे ताकि वॉमिट जो है वो नाक में ना चली जाए। स्वॉलोइंग में हम एपिग्लॉटिस से लैरिंक्स को बंद कर देते ताकि जो खाना है वो लैरिंक्स में ना चला जाए। अभी भी हम इसको बंद करेंगे ताकि जो वॉमिट है वो लैरिंक्स में ना चली जाए। ठीक है, तो वही वाले सारे काम करने हैं। ऊपर को क्लोज करने के लिखा हुआ है, क्लोजिंग ऑफ द ग्लॉटिस, लिफ्टिंग ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। उसी तरह से हमने ऊपर सारे रास्तों को बंद करना है कि कहीं और वॉमिटिंग ना चली जाए। जब ऊपर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे फिर हम स्टमक को नीचे से दबाएंगे, उसको स्क्वीज करेंगे। किस तरह से? इधर उसके ऊपर डायाफ्राम है और नीचे एब्डोमिनल मसल्स हैं, तो डायाफ्राम अपनी जगह पे रहेगा, एब्डोमिनल मसल नीचे से स्क्वीज करेंगे और स्टमक को स्क्वीज करके जो उसके अंदर कंटेंट्स थे उसको ऊपर भेज देंगे। जानों की बात। अब हमने स्टमक को स्क्वीज किया है, एंटी पेरिस्टालसिस नहीं हो रहा है वॉमिटिंग के लिए, सही है। स्टमक को बस दबाया, पंप के तौर पे यूज किया और हमने ऊपर की तरफ को निकाल दिया। तो ये हमारे पास वॉमिटिंग एक्ट की उन्होंने डिटेल यहाँ पर डिस्कस की हुई है। जानों की बात। अच्छा, एक और चीज देखना जरा। पहले हमने कहा था कि एंटी पेरिस्टालसिस हुई है जिसकी वजह से कुछ जगहों पर डिस्टेंशन हुई है और वॉमिटिंग कॉज हो रही है। उसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो वॉमिटिंग कॉज करती थी। वॉमिटिंग में बेसिकली हुआ क्या है, वॉमिटिंग सेंटर को पैगाम पहुंचा के वॉमिटिंग कॉज करवाओ। यहां पे हमने देखा किस तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के पोर्शंस वॉमिटिंग सेंटर को पैगाम भेजते हैं कि वॉमिटिंग करवाओ। कई दफा होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के पोर्शन नहीं, कोई और हायर ब्रेन सेंटर्स वॉमिटिंग सेंटर को पैगाम भेजते हैं कि तुम वॉमिटिंग करवा दो।
इसको तो नहीं पता ना, इसको तो जब भी पैगाम आएगा वॉमिटिंग करो ये करवा देगा, चाहे पैगाम ब्रेन से आए चाहे पैगाम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आए। तो किस किस तरह के पैगाम आते हैं उसको देखते हैं हम। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक ट्रिगर जोन को। तो वो बता रहे हैं कि ब्रेन के कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कभी स्टिमुलेट हो ना तो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर छोड़ती हैं, वॉमिटिंग कॉज करवाती हैं। खास तौर पे कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन फॉर वॉमिटिंग, ये खास ट्रिगर जोन है जो कि एरिया प्रोस्टिमा में लोकेटेड है। ये जब स्टिमुलेट होती है ना तो ये वॉमिटिंग कॉज करवा देती है। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ ड्रग्स भी ऐसे हैं जो कि वॉमिटिंग कॉज करवाते हैं, जिस तरह के एपोमॉर्फिन, मॉर्फिन और डिजिटलस की कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि वॉमिटिंग कॉज करवा देते हैं। डन की बात। तो हमने देखा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से भी सिग्नल्स जा सकते हैं, वो भी वॉमिटिंग कॉज करवा सकते हैं। डन। ब्रेन के कुछ सेंटर भी पैगाम भेज सकते हैं, कुछ ड्रग्स भी हो सकते हैं जो कि इसको कॉज करवाएं। लेकिन एक चीज है, हमने कहा कि अच्छा ये एरिया प्रोस्टिमा के स्टिमुलेट होने से वॉमिटिंग कॉज हो गई थी ना, तो अगर हम एरिया प्रोस्टिमा को डिस्ट्रॉय कर दें तो ये वाला मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। यानी फिर ब्रेन के कोई चीज स्टिमुलेट होने से जो वॉमिटिंग हो रही थी ना या ड्रग्स वगैरह से, वो वाला काम खत्म हो जाएगा। अलबत्ता जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से आने वाले सिग्नल से वॉमिटिंग हो रही थी वो फिर भी कायम दायम रहेगा। डालो की बात। हमने सारे स्वालोइंग सेंटर, सारे न्यूक्लियर तो खत्म नहीं किए ना, सिर्फ एरिया प्रोस्टिमा के कुछ पोर्शन को हमने खत्म किया है। तो चूंकि सिर्फ एरिया प्रोस्टिमा के पोर्शन को खत्म किया है, इसलिए ये जो हो रहा था यानी ब्रेन का स्टिमुलस जो वॉमिटिंग कॉज कर रहा था वो खत्म हो जाएगा। अलबत्ता गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का स्टिमुलस जो वॉमिटिंग कॉज कर रहा था वो अभी भी कायम दायम रहेगा। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों के अंदर मोशन सिकनेस होती है। आपको पता है कुछ लोग जब नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो वहां पे गाड़ी पहाड़ों के ऊपर नीचे जा रही है, उसकी वजह से उनको वॉमिटिंग कॉज होती है। इसको मोशन सिकनेस कहते हैं। होता बेसिकली इसमें क्या है, इनर ईयर के वेस्टिबुलर लेबरेंथ के अंदर स्टिमुलेशन रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। बेसिकली बात ये है ना, इनर ईयर जो होता है वो बॉडी बैलेंसेस को देख रहा होता है। तो यही सीन है कि जब बॉडी बहुत ऊपर नीचे हो रही है तो वहां पे आपके पास इनर ईयर के अंदर रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो गए। अब ये पैगाम आगे जाएगा, जाहिर सी बात है जब यहाँ पे कुछ स्टिमुलेट हुए हैं तो इन्होंने आगे जाना है सेरिबेलम तक, और ये आगे फिर जाके कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को भी स्टिमुलेट कर देते हैं। ये जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है जब ये स्टिमुलेट होती है तो ये वॉमिटिंग कॉज कर देती है। डरो की बात। तो यहाँ भी हमने देखा कि किस तरह से वॉमिटिंग कॉज हुई। ये सारी ट्रेस थी वॉमिटिंग किस तरह से कॉज होती है, कौन कौन सी जगह वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर सकता है, और वॉमिटिंग एक्ट किस तरह से होती है, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं नोजिया। नोजिया क्या होता है? सेंसेशन ऑफ नोजिया का मतलब है कि इंसान को लग रहा है कि उसको वॉमिटिंग आएगी। ठीक है, एक फीलिंग है कि उसको वॉमिटिंग होगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है, कॉन्शियस रिकॉग्निशन ऑफ सबकॉन्शियस एक्साइटेशन। इसका क्या मतलब है? इस लाइन को आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई बाप अपने बेटे से कहे, बेटा मुझे पता है तुम मुझे बताए बगैर पैसे निकालते हो। ठीक है, अब जो बेटा बताए बगैर पैसे निकाल रहा है वो बाप को नहीं पता कब निकाल लेता है, कितने निकाल लेता है, ये नहीं पता, लेकिन इल्म में ज़रूर है कि बेटा पैसे चोरी कर रहा है। ठीक है, बाद उसको चोरी के बारे में पता चल रहा है। किस चीज़ के बारे में पता चल रहा है? जिस पे उसका कोई इख्तियार नहीं है। क्या बेटे की चोरी पे उसका इख्तियार है? नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर वो कह सकता है कि बेटा चोरी ना किया करो, मतलब इस तरह की बात है। ठीक है, तो कॉन्शियस रिकग्निशन ऑफ सब कॉन्शियस एक्साइटेशन, यानी कि जो एक्साइटेशन हो रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही है जिस तरह बेटा चोरी कर रहा है। ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें नहीं पता किस कॉज से हो रही है। क्या इंसान को पता होता है मुझे नोजिया क्यों फील हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता इसका क्या कॉज है, ये कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिग्नल्स की वजह से हो रही है या ब्रेन से कुछ स्टिमुलस आ रहा है या क्या वजह, नहीं, ये मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे पता ज़रूर चल रहा है कि यार कोई ना कोई वॉमिटिंग कोई फीलिंग पैदा हो रही है। ठीक है, तो कॉन्शियस रिकग्निशन है, मुझे होशो हवास में पता चल रहा है, लेकिन ये नोजिया कॉज करना मेरे होशो हवास में नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी? तो ये चीज़ है बेसिकली कि कॉन्शियस रिकग्निशन ऑफ सब कॉन्शियस एक्साइटेशन, यानी कि जो एक्साइटेशन है, जो नोजिया डेवलप हो रहा है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अलबत्ता नोजिया का मुझे पता ज़रूर चल रहा है, नोजिया मेरे इल्म में ज़रूर आ रहा है कि यार नोजिया हो रहा है। बस ये वाली बात थी यहाँ पे जो उन्होंने बताई। ये लाइन बड़ी मतलब करेक्टरिस्टिक किस्म की लाइन है, कॉन्शियस रिकग्निशन ऑफ सब कॉन्शियस एक्साइटेशन। अब ये नोजिया होता क्यों है? इसका कॉज हो सकता है कोई ना कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कोई इंपल्सेस आ रही हो, या हो सकता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कुछ ना कुछ आ रहा हो, जो हमने देखा किस तरह से कि ये कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन से होता हुआ आ जाता है, या मोशन सिकनेस भी हो सकती है। तो कोई भी वजह हो सकती है नोजिया का कॉज। लेकिन एक बात है, हमने देखा कभी वॉमिटिंग से पहले नोजिया होता है और कभी वॉमिटिंग से पहले नोजिया नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वॉमिटिंग सेंटर के कुछ एरियाज नोजिया कॉज करवाते हैं और कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो नोजिया के बगैर ही अपना काम कर देते हैं। यानी सेंसेशन ऑफ नोजिया जरूरी नहीं है वॉमिटिंग से पहले।
क्लियर हो गया भाई, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। क्या वजूहत हो सकती हैं ऑब्स्ट्रक्शन की? बहुत सी वजूहत हैं। एक हो सकता है मिसाल के तौर पे कोई फिब्रोटिक कंस्ट्रक्शन आ गई है, किसी जगह पे कोई फाइबर्स वगैरह डेवलप होना शुरू हो गए हैं, या कोई अल्सरेशन थी, उस अल्सरेशन की वजह से कोई ब्लॉकेज डेवलप हो गई है। दूसरा कॉज हो सकता है कैंसर। कैंसर में आपको पता है सेल्स की बहुत ज़्यादा डिवीजन होना शुरू होती है, मैस बन जाता है, वो भी हो जाता है कि कॉज करवा दे। तीसरा कॉज हो जाता है स्पैज्म ऑफ अ गट सेगमेंट, यानी गट का कोई सेगमेंट है जो कि बस कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अपनी जगह उसकी वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, तो जिसकी वजह से वो किसी चीज को पास नहीं करने देता है, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज हो जाती है। और चौथा कॉज लिखा है पैरालिसिस ऑफ अ गट सेगमेंट। गट का एक सेगमेंट है जो आमतौर पे फूड के आने पे खुल जाया करता था, फूड के आने पे जगह दे दिया करता था, लेकिन अब फूड आ रहा है, वो वाला सेगमेंट पैरालाइज्ड है, वो नहीं खुल रहा। उसको हम कहते हैं भाई यार फूड आया है, वो कहता है मैं तो पैरालाइज्ड हूँ, मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है। तो ये भी आपके पास एक ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज हो सकता है। अब मुख्तलिफ जगहों की ऑब्स्ट्रक्शन से मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट्स आते हैं और मुख्तलिफ कॉजेज हैं मुख्तलिफ जगहों की ऑब्स्ट्रक्शन के। सबसे पहले देखते हैं पाइलोरस में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, यानी ये वाला जो स्फिंक्टर है स्टमक के एंड वाला, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा? फूड आगे नहीं जा सकेगा, स्टमक के फूड को बार बार वॉमिट कर दिया जाएगा, तो इस इंसान के अंदर बार बार वॉमिटिंग होगी। नुकसान बहुत है इसका। क्या बोला? देखो जो फूड हम खाते हैं वो आगे इंटेस्टाइन्स में जाता है और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, ये वो सारा कुछ। तो अब फूड इंटेस्टाइन में जा ही नहीं पा रहा, तो एक तो बात हो गई कि बॉडी का न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाएगा। हम खाना खा रहे हैं लेकिन वो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा। और दूसरी बात यह है, स्टमक के अंदर हमने बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज किए होते हैं, बहुत ज्यादा एसिड रिलीज किया होता है। हर दफा जब बंदा वॉमिटिंग कर रहा है तो स्टमक का वो एसिड बाहर निकल जाता है। जब आप बॉडी से एसिड निकाली जाओगे तो बॉडी के अंदर एल्कलोसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से होल बॉडी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि पाइलोरस की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो जाती हैं। और पाइलोरस की ऑब्स्ट्रक्शन की आमतौर पर रीज़न क्या होती है? यहाँ पे कोई फिब्रोटिक कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना अल्सर्स बहुत कॉमन है। हमने जब यहाँ पे हमने ये देखो, जब अल्सर पढ़े थे हमने कहा था यहाँ पे अल्सर्स बड़े कॉमन होते हैं, तो यहाँ पे फिब्रोटिक कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे मसला हो सकता है। ऑलराइट, ये तो एक ऑब्स्ट्रक्शन की टाइप हो गई। दूसरा हम देते हैं बियॉन्ड द स्टमक। लो जी, स्टमक में यहाँ पे तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई, आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। अगर आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा? फूड वहां से आगे नहीं जा सकेगा और वापस वॉमिटिंग हो जाया करेगी। तो इस केस में स्टमक वाली जो फूड वो वॉमिटिंग हो जाएगी, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू का पोर्शन है जहाँ पे भी फूड था ऑब्स्ट्रक्शन से पहले का पोर्शन, वहां से भी वॉमिटिंग हो जाएगी। तो बात असल में ये है, स्टमक से बहुत सा एसिड निकल जाएगा क्योंकि स्टमक एसिडिक होता है, लेकिन साथ ही साथ इंटेस्टाइन से जो फूड निकलेगा उसके साथ बहुत सी बेस भी निकल जाएगी, एल्कली भी निकल जाएगी। आपको पता है जो इंटेस्टाइन में बेसिक होती हैं, तो इसमें जो आपकी बॉडी की पीएच है ना वो तकरीबन नॉर्मल रहती है। हम बॉडी से बहुत सा एसिड भी निकाल रहे हैं, हम बॉडी से बहुत से बेस भी निकाल रहे हैं, तो बॉडी की पीएच जो है वो तकरीबन नॉर्मल रहती है। डन। और न्यूट्रिशन भी हो सकता है जो शुरू का पोर्शन है वहां पे हमने काफी हद तक डाइजेशन मतलब एब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ ना कुछ कर ली हो, तो उतना मसला नहीं आएगा। अलबत्ता यहाँ पे एक और मसला आता है, वो क्या? आपको पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा वाटरी सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है, हम वाटर को सिक्रीट करते हैं और फिर उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर वाटरी सिक्रीशंस हुई और उसको वॉमिट के थ्रू बाहर निकाल दिया तो बॉडी का बहुत ज्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं लूजेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये एक फर्क तरह का नुकसान है। यहाँ पे पीएच का नुकसान नहीं हो रहा, यहाँ पे न्यूट्रिशन का ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। ज्यादा नुकसान किस चीज का हो रहा है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस का। डन के बाद तीसरी तरह आती है जी, अगर लार्ज इंटेस्टाइन के डिस्टल एंड पे कोई ना कोई मसला हो गया, यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, इसकी वजह से क्या होगा? पहली तो बात ये, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फीसेस जमा होना शुरू हो जाएंगे, हम फीसेस पास नहीं कर पा रहे तो हमें कॉन्स्टिपेशन की फीलिंग आएगी, इंटेंस फीलिंग ऑफ कॉन्स्टिपेशन। पहले तो चीज ये हो गई। दूसरा बात ये, शुरू में ना वॉमिटिंग इतनी स्वेयर नहीं होती। उसकी क्या रीजन है? देखो, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में यहाँ पे फूड जमा होता है ना, उससे वॉमिटिंग होती है। हमने जब वॉमिट को डिस्कस किया तो हमने यही बात की थी, मैंने कहा था अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डिस्टेंशन हो या इरिटेशन हो, ऐसे ही है ना, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो या स्टमक में हो, इनकी डिस्टेंशन की वजह से वॉमिटिंग कॉज होती है। ये जब हमने पढ़ी थी तो ये कहाँ सिग्नल्स जा रहे हैं? स्टमक से सिग्नल्स जा रहे हैं ना ब्रेन तक या वॉमिटिंग सेंटर तक, या डोडेनम से सिग्नल्स जा रहे हैं ना। लार्ज इंटेस्टाइन से तो कोई सिग्नल नहीं जा रहे। तो होता ही है, शुरू में लार्ज इंटेस्टाइन भरती जा रही है, कोई वॉमिटिंग वगैरह कॉज नहीं हो रही, लेकिन काफी अरसे बाद लार्ज इंटेस्टाइन इतनी भर जाती है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन भी भरना शुरू हो गई, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से भी आगे कोई फूड लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा। तो अगर बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्शन हो तो भाईजान यही बात होती है कि फिर स्वेयर वॉमिटिंग शुरू होती है, लेकिन कुछ अरसे बाद शुरू होती है। डन। और इंटेस्टाइन्स के इतने ज्यादा भर जाने की वजह से आपके पास फाइनली रप्चर ऑफ द इंटेस्टाइन्स भी हो सकता है। ये एक बहुत स्वेयर कंडीशन यहाँ पर डिस्कस कर दी।
ठीक होगी बात। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पाइलोरस में हुई तो एसिड बहुत निकल गया, हमने कहा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गया और न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकी। इसी तरह अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं ना कोई मसला हुआ तो उसकी वजह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बहुत नुकसान हुआ, और अगर लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा मसला हुआ तो इसकी वजह से शुरू में वॉमिटिंग नहीं होगी, थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग होगी और सोयर कंडीशन में इसका रप्चर भी हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन की फीलिंग आएगी। ये चीज हमने डिस्कस कर ली। एंड में आता है गैसेस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मुख्तलिफ तरीकों से गैसेस आ सकती हैं जिनको हम फ्लैटस कहते हैं। क्या क्या हो सकता है? एक तो स्वॉलोड एयर, आपने सांस के थ्रू कुछ हवा जो है वो स्टमक में चली गई। दूसरा क्या हो सकता है जी, गट के अंदर बैक्टीरियाज जो काम कर रहे हैं वो बैक्टीरियाज गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक बात है, ये भी जायज बात है। और तीसरी बात क्या हो सकती है, ब्लड से गैसेस डिफ्यूज करके आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ गई, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो ब्लड में होती हैं वो आ गई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो ये तीन सोर्सेज हैं, ठीक हो गई बात। पहले तो बात ये जो हम सांस के थ्रू लेते हैं ना, वो ज्यादातर हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है वो हमने स्वॉलोड एयर के थ्रू अंदर ली हुई होती है, और ये किस तरह से निकलती है, आमतौर पर एक्सपेल्ड बाय द बेल्चिंग, ठीक है, कि जो हम गैस पास आउट कर रहे होते हैं थ्रू द एनएस, उस प्रोसेस के थ्रू आमतौर पर ये गैस वगैरह ज्यादातर निकल रही होती हैं। लेकिन अगर लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल एक्शन देखा जाए तो बैक्टीरिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मीथेन और हाइड्रोजन जो है ना, ये आपको पता होगा ये कुछ हद तक एक्सप्लोसिव गैसेज है। मीथेन तो खास तौर पे आपको पता नहीं, जो जो जलाने वाली गैस होती है, सुई गैस जिसको हम कह रहे होते हैं, इसमें भी ये बहुत ज्यादा। तो मीथेन एक एक्सप्लोसिव गैस है, या आप कह सकते हैं कि इसको आग लग सकती है, फ्लेमेबल गैस है। तो ये एक हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्लोसिव मिक्सचर बन जाता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा अगर हम सर्जरीज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हों तो वो टूल्स छोटी मोटी एक्सप्लोजन्स कॉज कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक कॉर्टेज ड्यूरिंग द मोटोस्कोपी क्या कॉज कर सकती है? माइल्ड एक्सप्लोजन्स, ठीक है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पे माइल्ड एक्सप्लोजन भी हो सकती हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस करवाते हैं। मुख्तलिफ तरह के फूड होते हैं भाई, कुछ फूड ऐसे जिनके लिए चीज़ में गैसेस बन ज़्यादा रही हैं, कुछ फूड ऐसे जिस तरह वो बता रहे हैं, कुछ बीन्स होती हैं उनके जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया के पास आएंगे तो बैक्टीरिया के पास अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स उनके लिए बड़ा मज़ेदार खाना होगा, वो अच्छा वो खाएंगे उस खाने को, जारी बात है बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करेंगे। तो कुछ फूड्स होते हैं जिनकी वजह से गैसेस ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। तो ये बात भी बहुत सिंपल थी, इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं थी। एक दिन में गट में कितनी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं? 7 to 10 लीटर्स ऑफ गैस। कुछ बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रही है, कुछ हम स्वॉलो कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, बेल्चिंग के प्रोसेस से हम इतनी गैस तो नहीं निकाल रहे डेली। तो बेल्चिंग का प्रोसेस सिर्फ 0.6 लीटर के करीब निकलती है, एवरेज देखी जाए तो बाकी कहाँ गई? बाकी सारी गैस जो होती है वो ब्लड के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती है। हमने जो सांस के थ्रू ऑक्सीजन ली वो भी हो सकता है ब्लड के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से मुख्तलिफ जो गैसेज हैं ये ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं, हम सारियों को बेल्चिंग के थ्रू नहीं निकालते। तो ये था हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नंबर 7। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।